आज हम भारत का भूगोल के अंतर्गत भारत की प्राकृतिक वनस्पति अर्थात वनों का अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कि भारत में जलवायु की दृष्टि से काफ़ी विविधता पाई जाती है। अर्थात भारत में हम अगर देखें तो भारत मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी आता है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी आता है। और भारत की जो वर्षा होती है वो मुख्यतः मानसूनी व पर्वतीय प्रकार की होती है। और जलवायु में भी मुख्यतः अगर देखा जाए तो यहाँ शुष्क प्रकार की मरुस्थलीय जलवायु भी पाई जाती है, उष्णार्द्र प्रकार की जलवायु भी पाई जाती है, शीतोष्ण कटिबंधीय जो जलवायु होगी वो भी पाई जाती है। तो जलवायु की दृष्टि से भारत में काफ़ी विविधता पाई जाती है। अतः भारत के विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति का विकास हुआ है। हमने देखा है कि ये जो वनस्पति होती है यानी जो पेड़ पौधे होते हैं ये मुख्यतः जलवायु का अनुसरण करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति हमेशा जलवायु का अनुसरण करते हुए पाई जाती है। इसलिए भारत के जलवायु क्षेत्रों में विविधता पाए जाने के कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी विविधता दृष्टिगोचर होती है। सामान्यतः ऐसा कहा जा सकता है कि भारत की प्राकृतिक वनस्पति वर्षा का अनुसरण करती है। तो यानी भारत में अगर बात की जाए मानचित्र, अगर भारत का मानचित्र बनाया जाए तो हम देखेंगे कि भारत का जो वर्षा का मानचित्र बनाया जाता है उसी का अनुसरण करते हुए भारत का जो प्राकृतिक वनस्पति का मानचित्र भी उन्हीं वर्षा क्षेत्रों का अनुसरण करते हुए पाया जाता है। हिमालय की प्राकृतिक वनस्पति पर ऊंचाई के कारण तापमान में होने वाली कमी का काफी अधिक प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार से भारत की वनस्पति के विकास पर जलवायु और उच्चावच दोनों का ही प्रभाव पड़ा है। अर्थात भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति को निर्धारित करने वाले जो दो मुख्य कारक हैं तो उसमें पहला कारक है जलवायु और दूसरा कारक है उच्चावच। सामान्यतः भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है वो ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यानी वार्षिक वर्षा भारत के ऐसे क्षेत्र जहां वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक है उन क्षेत्रों में मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। तापमान साल भर उच्च रहता है जिसका मान लगभग 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और वायु में आर्द्रता 70% से अधिक होती है। अगर इनके वितरण की बात की जाए तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मुख्यतः 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, हमने जब वर्षा का अध्ययन किया था तब देखा था कि ये जो पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल वाला क्षेत्र है यहाँ पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और ये जो उत्तर पूर्वी भारत वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर भी वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो ये वाले जो क्षेत्र हैं ये मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के क्षेत्र भी हैं। पहला है उत्तर पूर्वी भारत। इस क्षेत्र की वनस्पति 1067 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, यहाँ पर भी वनस्पति 457 मीटर से लेकर 1370, क्योंकि यहाँ पर पूर्वी जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला है इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1400, जो अधिकतम ऊंचाई है 1400 से 1370 मीटर ही है। तो यहाँ पर ये वनस्पति पाई जाती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है यहाँ पर भी वार्षिक वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक है। विशेषताएं क्या है? अधिक वर्षा के कारण वृक्ष जो होते हैं वो काफी सघन होते हैं, यानी जो वृक्षों की सघनता होती है वो अधिक होती है। वृक्ष एक दूसरे के पास नजदीक पाए जाते हैं, धरातल दिखाई नहीं देता। देखा जाए तो सूर्य की रोशनी भी बहुत ही कठिनाई से इनमें प्रवेश करती है, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं उनके स्तर पाए जाते हैं। वृक्षों की लंबाई और सूर्य सनलाइट पाने की होड़ में क्या होते हैं, इन वृक्षों की लंबाई 30 से 60 मीटर तक भी हो जाती है। वृक्षों की लकड़ियां काफी कठोर होती हैं। विभिन्न प्रकार की लताएं, गोल झाड़ियां आदि की अधिकता। अब देखो इन वनों में क्या होता है, ये इन वन में जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है इसमें सबसे लंबे पेड़ पाए जाते हैं, फिर उसके नीचे दूसरे प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, फिर धरातल के निकट घास झाड़ियां इस प्रकार से पाई जाती है। तो अगर बात की जाए तो इसमें जो वन होते हैं वो स्तरों के रूप में पाए जाते हैं। अर्थात सबसे ऊंचे तो यहाँ पर क्या होता है, धरातल तक मुख्यतः सूर्य का प्रकाश, इतने घने वन होते हैं कि धरातल तक सूर्य का प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता। यहाँ के वनों में वनस्पति तथा जैविक विविधता भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। लकड़ियां कड़ी होने के कारण ये आर्थिक दृष्टि से ज्यादा महत्व नहीं रखते। आर्थिक दृष्टि से ज्यादा महत्व न रखने का एक कारण ये भी है कि ये दुर्गम होते हैं। यहाँ पर परिवहन जो व्यवस्थाएं होती है वो बहुत ही खराब प्रकार की होती है, जिसके कारण लोग दुर्गम होने के कारण यहाँ पर पहुंच नहीं पाते। दूसरे इसमें क्या होते हैं, जो पेड़ पौधों की प्रजातियां होती है वो क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, इसलिए उनको काटना भी संभव नहीं हो पाता।
इनका उपयोग जलावन के कार्य में यानी लकड़ियां जो जलाने के काम में ली जाती है उसमें ही होता है, परंतु यह प्राकृतिक वनस्पति जैव विविधता व पारिस्थितिकी की दृष्टि से बहुत ही महत्व रखती है। इनको सदाबहार वन इसलिए कहा जाता है कि इनके जो वृक्ष होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग प्रकार के वृक्ष होते हैं, जिसके कारण इनकी पत्तियां गिराने का समय भी क्या होता है, अलग अलग होता है। इसलिए ये जो वन होते हैं ये साल भर हरे भरे नजर आते हैं, इसलिए इनको सदाबहार वन कहा जाता है। हाल ही के वर्षों में वनस्पति के इस क्षेत्र में रबड़, तेल, ताड़ आदि के वृक्ष भी लगाए गए हैं। इन वनों से आर्किड की विभिन्न प्रजातियां देखने को मिलती है। रबड़, अब इसमें कौन कौन से प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है तो बात की जाए, रबड़, महोगनी, एबोनी, रोजवुड, आयरनवुड, ताड़, बांस, बेत, सिनकोना आदि वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। क्योंकि भारत में इस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति का समुचित विदोहन नहीं हुआ है, जिसके कारण है, पहला है क्योंकि मनुष्य ने इस प्रकार के वनों में सबसे कम हस्तक्षेप किया है, जिसका मुख्य कारण है अत्यधिक सघन होना। अत्यधिक सघनता होने के कारण यहाँ पर पहुँचना क्या है, दुर्गम है, परिवहन मार्ग बनाना आसान नहीं है। मिश्रित वृक्षों का पाया जाना, यहाँ पर एक ही प्रजाति के वृक्ष नहीं पाए जाते कि आप काट कर यूज कर लो। यहाँ पर जो वृक्षों की प्रजातियां होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। और परिवहन सुविधा का अभाव होना। तो दूसरी जो वनस्पति है वह है उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वन, यानी इस प्रकार की आर्द्र जो मानसूनी वनस्पति है, आर्द्र मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। तो आर्द्र मानसूनी वनों का विस्तार उन क्षेत्रों में हुआ है जहां वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। अर्थात भारत के वे क्षेत्र जहां की वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य है वहां पर आर्द्र मानसूनी वन पाए जाते हैं। इनका वितरण पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल वाला क्षेत्र, हिमालय का तराई क्षेत्र, ये जो हिमालय का तराई वाला जो क्षेत्र है मुख्यतः पर्वतपदीय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ये वाला क्षेत्र। बिहार, महाराष्ट्र यानी मध्य भारत वाला ये जो संपूर्ण क्षेत्र है, यहाँ पर कौन से आर्द्र मानसूनी वन पाए जाते हैं। शुष्क गर्मी की ऋतु में आर्द्रता की कमी के कारण अब इन वनों की क्या विशेषता है, इनको पतझड़ वन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में आर्द्रता के अभाव में ये वृक्ष जो होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, यानी पत्तियां इनकी झड़ जाती है। और क्योंकि गिरने का मौसम सभी पेड़ों का क्या होता है, एक ही होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है, इसलिए एक विशेष ऋतु में सारे वृक्ष पत्तियां विहीन नजर आते हैं, इसलिए इनको पतझड़ वन के नाम से भी जाना जाता है। शुष्क गर्मी की ऋतु में आर्द्रता की कमी के कारण वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि उनकी नमी नष्ट ना हो सके। इस वनस्पति प्रदेश में वर्षों की जो वृक्ष हैं उनकी औसत ऊंचाई 20 से 45 मीटर होती है, जो कि सदाबहार वनों में 30 से 60 मीटर होती है। वृक्षों के नीचे झाड़ियां व लताओं का अभाव होता है क्योंकि इसमें पर्याप्त आर्द्रता का अभाव होता है इन क्षेत्रों में। मानसूनी वन आर्थिक दृष्टि से महत्व रखते हैं, क्योंकि ये आर्थिक दृष्टि से महत्व रखते हैं, इसलिए इस प्रकार के वनों का दोहन भी मनुष्य ने क्या किया है, अधिक किया है। इन वनों में साल, सागवान, चंदन, शहतूत, महुआ, आंवला, जामुन, कुसुम, शीशम, सबई घास आदि वृक्ष पाए जाते हैं। हाल ही के वर्षों में कृषि फार्म के विस्तार के कारण इन वनों को काफी हद तक काट लिया गया है। तो क्योंकि जो वन मनुष्य के लिए अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, तो मनुष्य ने उन वनों का दोहन अपेक्षाकृत क्या किया है, अधिक किया है। अभी मानसूनी वनों में ये तो थे आर्द्र मानसूनी वन, और दूसरे प्रकार के जो मानसूनी वनस्पति है वो है शुष्क मानसूनी वन या उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वनस्पति। तो इन वनों का विस्तार उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। तो पहले वन हो गए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दूसरे हो गए आर्द्र मानसूनी वन जो मुख्यतः 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिनको पतझड़ वन के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरे प्रकार के वन जो हो गए वो हो गए शुष्क मानसूनी वन, जिसमें औसत वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य पाई जाती है। इनका वितरण मुख्यतः पूर्वी राजस्थान में, यानी वे क्षेत्र जहाँ पर 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य वार्षिक वर्षा पाई जाती है, और पश्चिमी घाट के वर्षती छाया प्रदेश में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, दक्षिणी पंजाब, पश्चिमी एमपी, उत्तरी गुजरात, पूर्वी राजस्थान वाले क्षेत्रों में पाया जाता है।
इनमें वृक्षों की ऊंचाई 6 से 9 मीटर ही होती है। जैसे जैसे देखो वार्षिक वर्षा कम होती जा रही है, वैसे वैसे वृक्षों की ऊंचाई भी घटती जा रही है। वृक्षों की जड़ें काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि पानी का अभाव होता है, आर्द्रता का अभाव होता है, तो पानी लाने के लिए इनकी जड़ें क्या होती है, बहुत ही गहरी होती है, ताकि वे गहराई से जल प्राप्त कर सकें। इन वृक्षों की छाल यानी पानी के अभाव को कम करने के लिए ये क्या करते हैं, उसके ह्रास को रोकने के लिए इन वृक्षों की छाल मोटी होती है, पत्ते मोटे और कांटेदार होते हैं, जिससे कि वाष्पीकरण की गति को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। इन वनों में मुख्यतः महुआ, बबूल, पलाश, तेंदू, खैर, कीकर, बैर, रीठा, बरगद, पीपल आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। अब कृषि कार्य के लिए इन वनों को बहुत कुछ क्या कर लिया गया, साफ कर लिया गया, यानी इन वनों की कटाई कर ली गई है। नेक्स्ट अपन बात करें तो मरुस्थलीय व अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति, यानी ऐसे क्षेत्र, भारत के ऐसे क्षेत्र जहाँ की वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर, वार्षिक जो औसत होगा वो 50 सेंटीमीटर से भी कम है, तो उन क्षेत्रों में मुख्यतः मरुस्थलीय प्रकार की या अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति उगती है। ये वृक्ष छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं। वृक्षों की ऊंचाई बहुत ही कम होती है, जो 6 मीटर तक होती है। वृक्षों की जड़ें बहुत अधिक लंबी, पत्तियां मोटी और कंटीली होती है, ताकि वो पानी को क्या कर सके, स्टोर कर सके। वितरण मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान यानी राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तरी गुजरात और पश्चिमी घाट का जो वृष्टि छाया प्रदेश है, जहाँ पर वर्षा का अभाव होता है। इसके मुख्य वृक्ष खेजड़ा, खजूर, नागफनी, बबूल आदि इसके मुख्य वृक्ष हैं। अब पांचवा जो है वो है ज्वारीय वनस्पति, जिसको मैंग्रोव वन के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात भारत के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर दलदली क्षेत्र पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में जिस प्रकार की वनस्पतियों का विकास हुआ है उन्हें मैंग्रोव वन कहा जाता है। कच्छ वनस्पतियाँ मैंग्रोव विश्व के उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मुख्यतः क्षार सह वानस्पतिक पारिस्थितिकी व्यवस्था है, यानी जो मैंग्रोव वन है मुख्यतः दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन हैं। ये बड़ी तादाद में पौधों व जीव जंतुओं की ऐसी प्रजातियों के संग्रहण क्षेत्र हैं जो लंबे विकास क्रम में आपस में संबंधित रहे हैं और जिनमें लवण सहन करने की उल्लेखनीय क्षमता पाई जाती है। ये समुद्री तटरेखा को स्थिर करते हैं। अब मैंग्रोव वनस्पति की जो लाभ होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो ये समुद्री तटरेखा को स्थिर करते हैं, जिसके कारण समुद्र का जो तटरेखा का कटाव होता है वो कटाव क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। कच्छ वनस्पतियां समूचे भारतीय समुद्री तट पर, मुहानों पर, नदियों के मुहानों पर, ज्वारी खाड़ियों पर, बैक वाटर वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर, दलदलों में और दलदली मैदानों में पाई जाती है। यानी इसके मुख्य क्षेत्र कौन से हो गए, मुख्यतः नदियों के मुहानी क्षेत्र हो गए, ज्वारी जो खाड़ियाँ यानी जहाँ पर ज्वार के समय जल प्रवेश करता है और बाकी जल स्थिर रहता है, उन क्षेत्रों में, जो मैदानी क्षेत्रों में जो दलदल का विकास हो गया है उन क्षेत्रों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। भारत में कच्छ वनस्पतियां विश्व का लगभग 5% हैं। ये मुख्यतः तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। भारत में कच्छ वनस्पतियों का कुल क्षेत्र का आधे से थोड़ा कम पश्चिम बंगाल के सुंदरवन है। अर्थात भारत में अगर मैंग्रोव वन की बात की जाए तो सबसे बड़े मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में है, जिसको गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा या सुंदरवन के डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की वनस्पति समुद्री तट व निम्न डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसका कारण यहाँ पर ज्वार के समय नमकीन जल फैल जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या पाया जाता है, लवणीय मिट्टी पाई जाती है। ज्वार के समय यानी समुद्र के जल का ठहराव यहाँ पर पाया जाता है। ये मिट्टी दलदली होती है, वृक्षों की जड़ें जटा की तरह होती है और तने को ऊपर उठाकर रखती है। इनकी एक विशेषता ये होती है कि ये जो मैंग्रोव वनस्पति है, क्योंकि ये दलदली क्षेत्र में होती है और दलदली क्षेत्र में होने के कारण जो मिट्टी होती है वो पूर्णतः क्या होती है, हमने देखा था कि मिट्टी में वातरंध्र भी पाए जाते हैं जिसमें क्या होती है, हवा भरी हुई होती है। लेकिन जैसे ही दलदली क्षेत्र हो गए, मतलब इस मिट्टी में पूर्णतः क्या होगी, जल संतृप्तता पाई जाएगी, यानी इसमें जो कि रंध्र होंगे, वायु रंध्र, उनका अभाव पाया जाएगा, क्योंकि पूर्णतः ये जल से संतृप्त मिट्टी हो जाएगी। इसके कारण इन वृक्षों की जड़ें क्या होती है, बाहर की ओर निकली हुई होती है, इस दलदली क्षेत्र से बाहर की ओर निकली होती है, जिस पर विशेष प्रकार के रंध्र, जिनको न्यूमेटोफोर कहते हैं, वो पाए जाते हैं, जिनके द्वारा ये क्या करते हैं, वृक्ष मुख्यतः हवाओं का आदान प्रदान करते हैं। इन वृक्षों की ऊंचाई 30 मीटर तक होती है और ये सदैव हरे भरे रहते हैं। अब वितरण की बात की जाए तो ये वन मुख्यतः गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा में, महानदी कृष्णा, यानी ये जो नदी डेल्टाई जो क्षेत्र हैं पूर्वी तटीय भागों के, उन सभी डेल्टाओं क्षेत्रों में
ज्वारीय वनस्पति पाई जाती है। पूर्वी व पश्चिमी तट पर इसमें पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष नारियल, ताड़, बेंत, बांस, सुंदरी, सेनोरिटा, फोनिक्स आदि वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। जो सुंदरवन का जो डेल्टा है यानी गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है उसमें सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण उसे सुंदरवन के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु के तट पर ताड़ और केरल के तट पर नारियल के वृक्षों की प्रधानता पाई जाती है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे मुख्यतः जो उत्तरी पूर्वी भारत में पाई जाती है पर्वतीय वनस्पति और जो हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है पर्वतीय वनस्पति।